अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन वो चल पड़े हैं अमेरिका से और वो पहुंच गए हैं इजराइल। और अब एक हो रही है I2U2 वर्चुअल समिट, जिसमें जी। जारी बात है कि ये एक नया जो है ना वो एक, जिसे हम कहते हैं ना हमारे पंजाबी कहते हैं, शुरशरी छोड़ दी है अमेरिका ने और उस तरह सारा। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो वर्चुअल समिट है जिसमें यूएई भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, अमेरिका भी है, बेसिकली ये करने क्या जा रहे हैं? इंडिया मिडल ईस्ट में कैसे पहुंच गया? ये हो क्या रहा है? आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? जरा हमें बताएं, दिल्ली में बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? लेकिन आई टू में जो यूएई ने कहा है कि हम वहाँ पर $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे ज़रात के अंदर ही। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। I2U2 समिट के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक 4 देशों का समूह है जिसमें I2 स्टैंड करता है इंडिया इजराइल के लिए एंड U2 स्टैंड करता है यूएस एंड यूएई के लिए। अभी रिसेंटली में इसकी मीटिंग हुई यूएई में, जहां पर मेन फोकस था यूएई इजराइल के रिश्तों में सुधार लाना और कुछ फंड भी अनाउंस किए गए, जैसे कि यूएई की तरफ से $2 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्ट करना। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फोकस करेगी फूड सिक्योरिटी पर। इंडिया में कुछ ऐसी जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर लार्ज स्केल में खेती हो पाए और उसको स्टोर किया जाए। ये फूड स्टोर उस स्थिति के लिए किया जाएगा जब दुनिया में फूड सिक्योरिटी के मसले होंगे, जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से। और दूसरा, इस पे फोकस किया गया कि इंडिया में रीयूनेबल एनर्जी पर भी इन्वेस्ट किया गया है। ये सब वर्ल्ड फोरम पर डेवलपमेंट देख पाकिस्तान का जलना लाजमी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम बातें करेंगे जो एक देखिए साइबर सिक्योरिटी है, ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, इंटेल शेयरिंग होती है। कल को आने वाले टाइम में इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जबकि एक मिलिट्री चार्टर इसका नहीं बना, पर आने वाले टाइम में ये सब आएगा। ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरे मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इज़राइल को कैसे मेनस्ट्रीम किया जाए। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फ़लस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इज़राइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो I2U2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज़ ओनली वन लीडर who was 360 degree present in all kind and types of forums in the world। ये एक एडवांटेज है। अब जब अच्छा, भारत की बात हुई तो आज भारत के हवाले से एक नया क्वाड पैदा हो गया। हर हर हफ्ते हर महीने एक क्वाड पैदा हो जाता है इस दुनिया में। नया तो इतिहास। एक क्वाड, हाँ, एक क्वाड नया पैदा हो गया और वो पैदा हो गया जनाब इसराइल के अंदर। हुँ, और वो जो क्वाड है वो I2U2, ठीक है ना? जी, पे एक क्वाड बना हुआ है, एक ऑक्सस बना हुआ है, एक वो जो है वो आई मतलब टू यू एक टू। नया I2U2। अच्छा, I2U2 जो है इसमें अब इंडिया, इसराइल हुँ, और यूएई और यूएस, ठीक है? तो वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनका आज का दिन भी मसरूफ गुजरा। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, अब देखिए आपका तकल्लुफ़ ऐसा, आप बड़ी से बड़ी चीज़ को मतलब कहते हैं सुरसुरी, हवाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वाड बना तो आपके मित्र चाइना ने बोल दिया एरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, उन्हें हवाई नहीं लगी। फिर I2U2 बना, उन्हें हवाई नहीं लगा। राइट? तो दुनिया में अभी एक और डेवलपमेंट मुझे ध्यान नहीं है, अभी एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई दुनिया में, उन्हें तब पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये सब चाइना के साथ होता रहता है। देखिए I2U2 जो चीमा साहब पहले इसमें समझने की बात है, एक ऐसा फोरम है जहाँ हिंदू, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस आते हैं। जबकि इंडिया तो सबको ही रिप्रेजेंट करता है, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूँ। तो हिंदू हम हो गए, मुसलमान यूएई में आ गए, क्रिश्चियन हो गए और यहूदी हो गए। पैसा एक फोरम है जहाँ चारों दुनिया के बड़े रिलीजन इसमें एक अलायंस है। पहले ऐसा अलायंस नहीं होता था, 2 रिलीजन का 1 रिलीजन का होता था, पर ऐसा 4 बड़े रिलीजनों का एक साथ आना और अलायंस करना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एन टाइम व्हेन इंडिया हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। इससे पहले मिडिल ईस्ट में हमेशा प्लेयर रहा है यूएसए शुरू से, उसके बाद यूके और फ्रांस रहे। इंडिया हैज रिप्लेस्ड यूके एंड फ्रांस हैज बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट। और इसको मानने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएई है। और मैंने आपको बोला था हमने पहले यूएई के साथ ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, आपको पता है 10 साल में 300 बिलियन का ट्रेड करना। नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा यूएई आज के डेट, नंबर 3। तो अब इज़राइल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत पुराने जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। यूएई हो गया, इज़राइल हो गया, यूएस तो खैर है ही। अब यूएस को ये लग रहा है और दुनिया को ये लग रहा है, अगर मिडल ईस्ट में कोई डोमिनेटिंग पावर चाहिए वो है इंडिया। तो इंडिया का स्टेटस अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो गया। पहले इंडो पैसिफिक की बात कर,
पहले आपको याद होगा तो एक टाइम में सार्क की बात होती थी, फिर हो गया एशिया पैसिफिक, फिर हो गया साउथ एशिया, फिर हो गया इंडो पैसिफिक, अब हो गया ग्लोबल। इट इज द एलिवेशन ऑफ इंडिया टू अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्लेयर। तो वहां I2U2 में इंडिया का आना और पूरे मिडिल ईस्ट का मानना, अमेरिका का मानना, फ्रांस का मानना और यूके और फ्रांस की टांग ना अड़ाना, इसराइल का मानना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सो इंडिया हैज एलिवेटेड इट्स स्टैचर इन द मिडिल ईस्ट। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, अगर कल को ईरान और सऊदीज के बीच एक इनफॉर्मल सा ट्रूस हो जाए, मैं नहीं कहता शांति होगी या पूरे वो गिले शिकवे दूर, एक इनफॉर्मल सा ट्रूट हो जाए, तो ये सीरियन प्रॉब्लम, ये होती रेबल्स वगैरह वाला ये मसला ठंडा हो जाएगा। अगर ये मसला ठंडा हो जाएगा, अगर ईरान के लिए थोड़ा मार्केट खुलता तो उनकी डिपेंडेंस ऑन चाइना हटेगी। देखिए चाइना के साथ उन्होंने 10 साल का तेल का एग्रीमेंट तो कर लिया 500 बिलियन का, पर वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं हुआ। आपने देखो पीछे चाइना भी रशिया से सस्ता तेल लगाने की लाइन में लग गया था, ये तो आपने देखा ही होगा। अब जो ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ उसका क्या हुआ? पीछे ईरान को ये भी पता है छबहार पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे यूएस के सैंक्शन लगते। छबहार पोर्ट एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसपे यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमारे कारण नहीं लगाया। तो अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट की परिकल्पना करें, तो अगर इसमें इजराइल आ जाता, और पीछे मुझे लगता है यूएई ने कहा, इन सऊदीज ने भी कहा हमें जी इजराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ठीक है, अगर ये चीजें हो जाती, जो मिडिल ईस्ट में शुरू से टर्मोइल बना आ रहा, मिडिल ईस्ट स्टेबल हो जाता है, हमारा एशिया यहाँ स्टेबल हो जाता है, यूएस वहां स्टेबल है ही, रशियन कॉन्टिनेंट में थोड़ी दिक्कत है वो स्टेबल हो जाएगी, तो सब मिलके एक अफ्रीका में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो वहाँ हालत खराब है, उस पर दुनिया का अटेंशन जा सकता है। अगर ये छोटे मोटे मसले हमारे आपस में निपट जाए, तो हम अफ्रीका या जहां जरूरत दुनिया में जरूरत है वहां मदद कर सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। और एज इंडिया वी आर कमिटेड फॉर डू दिस, हम तो कमिटेड है। और मजे की बात यह चीमा साहब, अब दुनिया इस रोल को मानती है, पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और एक्नॉलेज करती है। आप देखिए I2U2 बनने से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, कहीं भी इस्लामिक वर्ल्ड में इसका कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया या कोई मतलब वो हमें जो हिंदी में टिप्पणी, मतलब विच इज अ कमेंट एंड अपोजिट कमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इंडिया का स्टैचर एलिवेशन बढ़ रहा है। इंडिया इज टेकिंग द रोल ऑफ अ रिस्पांसिबल ग्लोबल प्लेयर विद एवरी पासिंग डे एंड द स्टैचर इज इंक्रीजिंग। दैट इज हाउ वी सी इट। जी, अगर मैं आपको एक छोटा सा लास्ट लाइन बता दूं, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें एक कंपोनेंट होता है D2O, हार्ड वाटर। We are exactly today the hard water of the world. We can stop the fission before it gets out of control. Yes, कितना बदल गए, कितना उन्होंने सऊदी के इकोनॉमी को खोला, जहां सऊदी में मतलब आप बात नहीं कर सकते थे, जहां रिलीजियस पुलिस हर जगह घूमती थी, आज उसी सऊदी अरबिया में कितना चेंज है। अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया, एक रूलिंग की, अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला, जो वहां से मुसलमान, यहाँ कोई भी यहाँ से है, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है, जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल का। तो चीमा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, अगला बॉल कहाँ रुकेगी? अगली बॉल रुकेगी पाकिस्तान में। बोलेगी करो जी इसराइल को रिकॉग्नाइज। अगर आपने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो कश्मीर वाला मसला खत्म। तो लोग कहीं रहेगा ही नहीं आपको, भाई दो हाथ है, एक गोरा एक काला नहीं हो सकता ना, या तो दोनों गोरे या दोनों काले। तो मुझे पता है अभी भुट्टो साहब बड़े परेशान होंगे, जरदारी साहब सोचे कि यार अगर ये वहां सऊदियों ने MBS ने कर दिया तो यार हमारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो देखिए अब टाइम आ गया चीमा साहब, सच मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा, दुनिया में आगे बढ़ने की। मैं ये नहीं मानता ट्रेड डेवलपमेंट में मजहब वजहब लाना चाहिए, ट्रेड डेवलपमेंट वगैरह अपनी जगह चाहिए। I2U2 वाली, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जारी बात है, मैं देख रहा था इसराइल की जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कह रहे थे कि सऊदी अरब को थोड़ा टाइम लगेगा। खैर पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं वो कोई सोच समझ कर नहीं होते और रैशनैलिटी की बेसिस पे नहीं होते, जज्बात की बेस पे होते हैं। और बस फाड़ो की बात हो रही होती है, गैंज कर दो, मार दो, इस तरह कर दो, वो हमारा दुश्मन, ये दुश्मन। तो वो जो रैशनैलिटी होती है अंदर बैठ के सोच समझ के नेशन को क्या चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता। बस ये चाह रहा है कि झूठ बोलो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाओ और उससे फिर जो अवाम जो है ना उसको अवाम की मासूमियत का फायदा उठाओ। एनी हाउ, चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।